हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, 27 तारीख को जो सिविल कोर्ट मेंस का पहला टेस्ट हुआ है उसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। हालांकि मैंने और भी प्रयास किया था कि आपको स्मार्ट बोर्ड के पैनल पे करवा दिया जाए, लेकिन थोड़ा पीपीटी वगैरह बनाने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है और टेस्ट के लिए मुझे रेगुलर क्वेश्चन सेट करना पड़ता है, तो मैं इसी तरह आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है। उम्मीद है कि आप इस अच्छे तरीके से इस मेरी भावनाओं को समझेंगे। ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड मास का है। ठीक है। आपके सिलेबस में एक चैप्टर है बोर्ड मास। तो जहाँ जहाँ से जैसे जैसे सवाल आएगा मैं आपको बताता जाऊँगा और सिंप्लीफिकेशन कहिए। देखिए, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक है, तो लंबा है अगर तो क्वेश्चन अगर लंबा है तो उसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक प्लस के पहले वाला भाग बांट दिए, एक आपका 57 से लेके यहाँ तक बांट दिए और आपका एक भाग ए हो गया। ठीक है। अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं। आपको पता है 25% का मतलब क्या आता है, 1/4 इंटू 720। ठीक है। ऑफ का मतलब है निकाह का मतलब, ठीक है, गुना। इसके बाद है 57 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 1/3। तो जहाँ जहाँ आप ऑफ देख रहे हैं उसको आप इक्विवेलेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 19×57 हो जाएगा और मल्टीपल में मेरा क्या है, 1/3 हो गया। ठीक है। और मैंने बोला कि अगर ऑफ मेरा कंटिन्यू सीरीज है तो कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल वैसे ही गुना कर देना है आपको। ठीक है। ये बोर्ड मास का आपका बेसिक है, अगर आपका पढ़े होंगे तो आपको पता है। मेरा फिर एक टर्म ये हो गया, फिर मेरा एक टर्म ये है 15%। ठीक है। और यहाँ पे 300 हो जाएगा। अब ये मेरा कटेगा कितना से, 180 से। ठीक है। इसके बाद 1/3 से 1/3 ये कट गया मेरा, यहाँ से मेरा कट गया 3 से और यहाँ से मेरा कट गया 4 से। ठीक है। ये मेरा 2 0 से 2 0 हो गया, तो बचा मेरा 180 प्लस 4×12 माइनस 15×45। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 192 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, 18 में से 4 गया 14, यानी 147। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, 147। आपके एग्जामिनेशन में बोर्ड मास यानी सिंपल सिंप्लीफिकेशन या सिंपल कैलकुलेशन से एक सवाल देखने को मिलेगा। उसके बाद है आपका अगला सवाल। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन हुए, एग्जामिनर का हमेशा से फेवरेट रहा है सिक्कों वाला सवाल। एक एलसीएम में आपका घड़ी कितने बार बजेगी, है ना, पहला बार अगर इतना बार बजा है तो दूसरा बार कितना बार बजेगी, ये सब सवाल रहता है। जैसे किसी जानवर का सर और पैर का जो काउंटिंग है वो सब दे देता है। ठीक है। तो सिलेबस में आपका एक क्या है, रेशियो भी पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो से मैंने सवाल सिलेक्ट कर दिया है। अब बात समझिए कि नोट किसका किसका है, 20 रुपया वाला और 50 रुपया वाला। ठीक है। कुल नोट कितना है, 15 है, लेकिन किस रेशियो में है, 2:3 में है। यानी कहने का मतलब कि 2x प्लस 3x कर सकते हैं, है ना, इक्वल टू कितना हो गया, 15। क्या है कि यही दोनों रेशियो मिला के कितना है, 15 है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसको कट करेंगे 3 से, यानी x का मान मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। यानी 2:3 में था, वो क्या हो जाएगा अब, 3:3 गुने 3 यानी 6:9। यानी जो 6 नोट है वो किसका है, 20 रुपया वाला है, और 9 नोट है जो कितना है, 50 रुपया वाला है। तो ऐसा करते हैं कि गुना कर देते हैं इधर, 120 प्लस 9 से यहाँ गुना कर दिए 450, यानी टोटल अमाउंट मेरा पूछ रहा था कितना हो जाएगा, 570 रुपया। ठीक है। उम्मीद है कि आप इस तरह का इजी सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है। पहला बोर्ड मास से सवाल था, दूसरा आपका किससे था, रेशियो से था। जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है मैं बिल्कुल उसी को करवा रहा हूँ, और एग्जामिनेशन से पहले मुझे इसको पूरा 30 सेट करवाना है। ठीक है। अगर आप 30 सेट करके जाइएगा तो इस सीरीज से आपका ना मैथ गिरेगा, नहीं रीजनिंग गिरेगा, ना ही कंप्यूटर गिरेगा। ठीक है। इसकी मेरी गारंटी है, बस आप जुड़े रहिए। अगला सवाल है, ये आपका वेन डायग्राम से है। रीजनिंग में आपको भी वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश में भी आपका क्या, मैथ में भी क्या आपका वेन डायग्राम है। अब देखिए यहाँ क्या है, इसका जो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, कह रहा है कि
2% उम्मीदवार जो है अंग्रेजी में क्या है, असफल है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। और लास्ट में क्या पूछा है, उत्तीर्ण यानी सफल पूछा है। और 45% जो है वो गणित में क्या है, असफल है। और यह जो बीच का जो भाग है 17% जो है वो दोनों में है। तो यही आपका 17% है, ठीक है। इसको इंग्लिश डिनोट कर देते हैं, इसको हम मैथ डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में कितना फेल है, 52%, इसमें कितना है 45%। लेकिन एग्जैक्ट इंग्लिश में फेल और मैथ में पास कितना हो जाएगा, तो ये 17 तो दोनों में काउंट हो रहा है, तो 52 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा 35। और मैथ जो है मेरा 45 है, लेकिन 17 इसमें भी इंक्लूड है, तो कितना हो जाएगा 28। कहने का मतलब कि अब इंग्लिश में फेल वाले कितना, कम से कम एक सब्जेक्ट में 35 इधर, मैथ में इधर और इधर दोनों में है। अब पूछा मुझे क्या है कि दोनों विषय के उत्तीर्ण उम्मीदवार का, तो इसको कितना कंसीडर किया जाता है। अगर आप सीरीज पढ़े होंगे 11-12 में, तो ए इंटरसेक्शन भी आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो इसको माना जाता है कितना 100%, ठीक है। और किसी एक विषय में जो फेल हुआ होगा, 35% इंग्लिश में फेल है, 28% किस में है, मैथ में फेल है, और 17% दोनों में फेल है। तो क्या किया जाएगा कि 100 में से इसकी संख्या घटा दी जाएगी, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार का आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, 35 + 28 + 17 इक्वल टू कितना हो जाता है 80%। टोटल का मान कितना है 100, तो 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 20%, ठीक है। यह तो आपका बेसिक मेथड हुआ। आपको मैं एक रामबाण मेथड बताता हूँ, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। क्या है कि जैसे फेल्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ठीक है, कम से कम जो एक सब्जेक्ट में फेल है, प्लस पास इन बोथ, पी भी लिख दे रहे हैं, इक्वल टू कितना होता है 100%, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको बोलना होगा कि पास इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस फेल इन बोथ इक्वल टू कितना होता है 100%। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं स्टार मार दे रहा हूँ। इस फार्मूले से क्या होगा कि जैसे आप फेल्ड इन एटलीस्ट 1 कैसे निकाल लेंगे, 52 में से 17 गया तो 35, ठीक है, प्लस 45 में से 17 गया तो कितना था 28। 17 तो दोनों में फेल है, तो एक सब्जेक्ट में फेल, एक सब्जेक्ट में फेल, दोनों में फेल, एटलीस्ट किसी न किसी में फेल है। फिर यहाँ फार्मूला मेरा क्या है, पास इन बोथ, ठीक है, पी भी लिख दे रहे हैं, बराबर कितना है 100% है। तो ए मिला के हो जाता है 80 प्लस पास इन बोथ इक्वल टू कितना हो जाता है 100। तो पास इन बोथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से 80 घटा देंगे, 20% हो जाएगा। आप चाहे जैसे भी सॉल्व करें, एग्जामिनेशन में आपकी मर्जी। आप देखिए मैथ्स है ना, एक तरह से तो बनाया नहीं जा सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मेथड हो सकता है। मैंने यहाँ पे 2 मेथड का चर्चा कर दिया, एक और एक ए मेथड का चर्चा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का पेपर में सवाल बनता है, ठीक है। एक आपका सवाल है नंबर सिस्टम से, यानी सिंपल कैलकुलेशन से ही कर सकते हैं। यहाँ पे 68, 69, 70 और 71 को क्या करना है 24 से डिवीज़न करना है और पता करना है कि शेष कितना बचेगा, ठीक है। अब जिस विद्यार्थी को नहीं पता होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले इन सब चारों को गुना करेगा, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा भागा देगा, फिर देखेगा कि मेरा शेषफल कितना बचा है, रिमाइंडर। तो वैसे नहीं करना है सवाल को। जैसे मान लीजिए कि हम 22 में 5 से भागा दे रहे हैं, ठीक है, तो 4 बचे 20 हो जाएगा, तो मेरा 2 बच गया, तो रिमाइंडर है, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन आपको थोड़ा सा निगेटिव रिमाइंडर के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ निगेटिव रिमाइंडर। जैसे मैं यही डिजिट है 68 है, ठीक है, और कितना से भागा दे रहे हैं हम, मान लीजिए 24 से दे रहे हैं, तो आपको 24 का पहाड़ा आता है, 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी ये जो संख्या ऊपर में है 48 से बड़ा है और 72 से छोटा है। तो 72 से कितना छोटा है, तो -4, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, निगेटिव रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। और हमें 24 से भाग भी देना है, तो मान लीजिए कि 24 से भाग देंगे तो इसमें निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा -4, ठीक है। 69 है तो कितना होगा -3, ठीक है। 70 है तो कितना होगा -2, और 71 है तो क्या होगा -1। कहाँ से आया, क्योंकि 24 या 72 होता है तो कितना कम है, 4 है, 3 है, 2 और 1 है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, निगेटिव जो माइनस आया है उसको हमें काउंट करना पड़ेगा, कितना है 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4 है, मतलब कहने का मतलब कि अगर आपका
माइनस जो है इवन नंबर में है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपका माइनस ऑड में है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं, -4 -3 -2 और माइनस क्या 1, ठीक है। इतना गुना हम लोग कर लिए तो कितना होगा, 4 तियारी 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, ठीक है। ये क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। और हमको भाग कितना से देना था, 24 से। तो ये तो पूरे पूरे कट गया, तो रिमाइंडर क्या बचा मेरा, 0। देखिए विद्यार्थी क्या करता है कि भागफल को कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि 24 एक मरतबे कट गया और जल्दीबाजी में क्या करता है, एक मार के बढ़ जाता है, ठीक है। 24 तो 24 से कटिए गया तो मेरा शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर क्या होगा, मेरा 0 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि 4 क्वेश्चन, पहला बोर्ड मास से था, दूसरा आपका रेशियो से था, तीसरा जो एग्जामिनेशन का फेवरेट है वेन डायग्राम से था, चौथा आपका नंबर सिस्टम यानी सिंपल कैलकुलेशन से था, पांचवा आपके सिलेबस में टाइम एंड वर्क है, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो एक सवाल मैंने वहाँ से भी उठाया है, अच्छा सवाल है। और मैं 30 सेट जब करवाऊंगा तो उसके माध्यम से मैं सारा का सारा मैथ और रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है, मैं टोटल वो करवा दूंगा, ठीक है। और यह 30 सेट का जो टारगेट है 3 महीने का है, ठीक है। 1 महीने में आपका 10 सेट चलेगा और उसमें 1-2 बूस्टर मिलेगा आपको, यानी 30 और 5 का मेरे तरफ से बूस्टर रहेगा, लास्ट का आप करके चले जाइएगा। तो आपका पूरा का पूरा मैथ रीजनिंग कंप्यूटर, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो या फिर आपका ऑब्जेक्टिव हो, पूरा का पूरा बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें मैं जीके जीएस का भी क्वेश्चन आगे चल के डिस्कशन करूंगा, कंप्यूटर का भी करूंगा, कुछ इंग्लिश का भी करूंगा। लास्ट तक आप बने रहें। आप निश्चित रूप से अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं सिविल कोड का तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और मैं आगे भी बताऊंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन और यूट्यूब के माध्यम से कैसे जुड़े हैं, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि ए एक कार्य है वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ठीक है। बी एक कार्य है, उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 30 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल काम है कितना। तो दोनों का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, टोटल काम हो जाएगा, यानी 60, ठीक है। 12 और 30 की कौन सी ऐसी निकटतम संख्या है जो दोनों से कटती होगी, तो 60 है। अब हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में दिन से डे से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 5 है, यानी 5 की एफिशिएंसी से काम करता है। और अगर 30 दिन में करता है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। सवाल को आगे पढ़ते हैं। कहता है कि ये अकेले 2-3 तक कार्य करता है, ऐसा नहीं कि ये भी दोनों काम करता है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना है। ये अकेले 2 दिन तक काम करता है, तो मान लिया जाए कि ए की एफिशिएंसी कितना है, 5, और 2 दिन तक काम किया तो कितना हो गया, 10। और कहता है कि फिर शेष बी और सी को कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, यानी ए का काम जो है 10 दिन का काम खत्म करके वो हट गया, यानी 60 में से 10 गया तो काम कितना बचा, 50 बचा। अब ये 50 काम को कौन करेगा, बी करेगा और सी मिलके करेगा। बी की एफिशिएंसी मुझे पता है कितना, 2। सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, सी लिख देंगे। कितने दिन में करता है, 10 दिन में। या फार्मूला कहाँ से आया, अभी तो वर्क में हम लोग दिन से भागा दिए तो एफिशिएंसी आ गया था। उसी प्रकार टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी गुने टाइम, तो मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 50 = 2c 2 गुने 10 मैंने 20 हो जाएगा और 10c हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, 10c, एक कट जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी c की एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। अब सवाल कर रहा है कि c अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो भैया टोटल वर्क कितना था, 60, एक 3 इसी की एफिशिएंसी है, कट होगा कितना से, 20 दिन में। अगर सी अकेले काम करेगा उस काम को तो कितना दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा, ठीक है। चलिए इस पेज का आखिरी सवाल है। कहता है कि एक व्यक्ति 719 किलोमीटर की दूरी 792 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। और उसने अपनी गति को 27 किलोमीटर बढ़ा दिया है पर घंटा के हिसाब से, तो 3 घंटा पहले पहुँचता है। तो उसकी प्रारंभिक गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। सेकंड पेज में चला गया है। तो 792 किलोमीटर, एक तो आपका फार्मूला होता है, अगर देखते हैं उस पर अगर लेंदी नहीं होगा तो फिर बाय ऑप्शन मेथड से भी चला जाएगा, ठीक है। कहता फार्मूला क्या होता है, इधर डिस्टेंस कितना 792 बराबर कितना से स्पीड था, स्पीड जो है वो बढ़ा कितना से 27 से, ठीक है। और इधर जितना से बढ़ेगा उधर से इतना में गुना होगा, और कितना जो समय लगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम रहेगा तो टाइम मेंशन करेंगे जहाँ पे एस स्पीड है, और यहाँ टाइम में कितना बढ़ा वो कर देंगे, और यहाँ पे कितना नीचे चाल है उसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, फार्मूला है।
हालांकि इससे कई बार लेंदी हो जाता है, अभी मुझे लग रहा है कि ये लेंदी होगा। इसको 3 से काटेंगे तो 4 तियारी 12, 6 छतरी 18 को 19 और 3 दूनी 6 यानी 264 आ जाएगा। यानी 27 इंटू T64 इंटू एस स्क्वायर प्लस 27s। ये तो लंबा हो जाएगा। ऐसा करते हैं, पेज भी कम है, ऑप्शन मेथड से ट्राई करते हैं। सबसे पहले उस मेथड से जाना है जिसका यूनिट डिजिट मिलता होगा। वो चांस रहता है कि आपका 11 से कट जाए, 1 से कट जाए, जितना भी हो, 7 से कट जाए। तो 792 में क्या करते हैं, 7 से 72 से भागा देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका क्या है, 11 टाइम है। यानी अगर 72 किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से गया तो इसको समय कितना लगा होगा, 11 घंटा। अब कह रहा है कि 27 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है ना, तो 72 हम एज्यूम किए ऑप्शन से, 27 इसको बढ़ा दिए तो टोटल कितना हो गया, 7 दूनी 9 यानी 99 हो गया। अब वो जाएगा कितना इसका स्पीड से, 99 का स्पीड से। अगर 99 से हम भागा देंगे और मुझे अगर 3 घंटा की बचत हो जाएगी तो ये वाला मेरा ऑप्शन 72 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करते हैं 792/99 9 72 और 9 72 7 79, ये कट जाएगा 8। तो क्या है, पहले जो स्पीड से गया था तो 11 घंटा लगा, दूसरा स्पीड से गया 8 घंटा लगा, 3 घंटा का बचत हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा 72। ठीक है, एग्जामिनेशन में आप उसको ऑप्शन को पकड़िएगा जो आपको लगे कि क्लोज जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका एक सवाल रहता है, उसको भी मैंने मेंशन कर दिया। कहता है कि 55 छात्रों की औसत आयु कितना है, 11.2 वर्ष है। शिक्षक की आयु और सभी छात्रों की औसत आयु है ना, आयु 16.5 वर्ष अधिक है। शिक्षक की आयु वर्ष में दोगुना क्या है, अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ 55 स्टूडेंट इज 11.2 ईयर्स। द एज ऑफ द टीचर इज 16.5 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट एंड टीचर। व्हाट इज द ट्वाइस एज ऑफ द टीचर। ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे क्या निकालना है, टीचर का उम्र निकालना है। ठीक है, ठीक है, पहले से कितना मेरा 11.2 है, किसका, 55 विद्यार्थियों का एवरेज। अभी क्या है कि टीचर भी सम्मिलित हो जाता है तो कितना बढ़ जाता है, 16.5 बटा कितना होगा, 55। ये मेरा किसका हो गया, टोटल शिक्षक को मिला के और स्टूडेंट का मिला के एवरेज। लेकिन कहता है कि उससे भी क्या है, मेरा 16.5 अधिक है टीचर का उम्र। और इसको दोगुना निकालने के लिए कह रहा है, तो इधर भी ट्वाइस से गुना, तो इधर भी क्या करेंगे, ट्वाइस से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 65 55 या 165 यानी 0.3। ठीक है, तो 11.2 और 2.3 11.5 हो जाएगा। और ये मेरा 16.5 ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल 2 से इसलिए गुना किए कि टीचर की उम्र जो है दुगना पूछा है। ठीक है, ये जो एवरेज बढ़ा है इस 55 से इसलिए भागा दिए कि अब सब इंक्लूड हो गया, तो इसमें यही रूल है कि भागा देना पड़ता है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10, 6 1 7 1 8, 6 1 7, ठीक है 8 यानी 28 हो जाएगा। तो 28 इंटू 2 यानी 56 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 56। तो एवरेज से भी इस तरह का सवाल बनता है, आगे भी इस टेस्ट में मेरा आएगा, एवरेज का आपको सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि एक निश्चित राशि आपके सिलेबस में एसआई है, एसआई के बाद आपको सीआई भी है। तो देखना है जो आपको सिलेबस दिया हुआ है बस उसी को पढ़िए, उलूल जुलूल कहीं नहीं पढ़ना है। बहुत लोग फलाना बुक का सेट लगाता है, उसमें कुछ भी दिया हुआ है। मैं जो क्वेश्चन सेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कोई इधर उधर की बातें नहीं। सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा, आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनेगा ही बनेगा। एक दिन मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा सिलेबस का कि किस में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हालांकि आप पहले ऐसे भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन कितना डेप्थ में जाके पढ़ना है मैं ये चीज़ का जिक्र करूंगा। कहता है कि 6 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि कितना प्रतिशत की दर से, 12.5% की दर से। कहता है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन से क्या है, इतना कम है। कोई बात नहीं, बन जाएगा। तो क्या कह रहा है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए मूलधन जो है अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, एसआई जो क्या होता है वो आरटी होता है, रेट इनटू टाइम होता है। तो अगर हम देखते हैं कि मूलधन कितना है, 100% होता है। साधारण ब्याज कितना होता है, आरटी होता है। मेरा आर भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ।
और दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 13,500 रुपया, कोई बात नहीं है। तो आर मेरा है कितना 12.5, समय कितना मेरा है 6, तो वार्षिक 72 इधर हो जाएगा और 6 × 35 है ना, यानी 75 हो जाएगा, तो 75%। तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि 100% माइनस 75% निकालेंगे, यानी मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर कितना है मेरा 13,500 रुपया है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है मेरा वैल्यू कितना 25% का वैल्यू दिया कितना 13,500, कितना निकल गया। अब सवाल क्या कर रहा है कि राशि क्या है, ठीक है, वार्षिक ब्याज, अच्छा फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, इसमें सवाल मिसिंग है, यहाँ से मिसिंग कर गया, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 75% का वैल्यू निकालना था, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम, तो रेट मेरा 12.5% है, टाइम मेरा 6%, तो 75 देख नहीं रहे हैं 75%, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका इसको 3 से गुना कर दीजिएगा तो 75 हो जाएगा, तो हमें पूरा निकालने का ज़रूरत नहीं, यहीं हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 5 × 15, 3 × 9, 1 10, 3 1 4, यानी 4,500, 40,500। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, थोड़ा एडवांस समझना है। देखिए 75% है मेरा सिंपल इंटरेस्ट, 25% का वैल्यू हमको पता है, 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। एक सवाल ये भी पूछता रहता है, चीनी के मूल्य में इतना % वृद्धि हो गया तो इतना किलो कम खरीदा, इतना किलो ज़्यादा खरीदना, देखिए बनता कैसे, मैं उसको बताता हूँ। तो 14.2/7% ये कितना होता है, एक्चुअली में वैल्यू है 1/7 का, यानी बढ़ा तो 7 में 1 जुड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, घटा तो क्या हो जाएगा 7 में से 1 घट जाएगा। यानी हमें प्राइस निर्धारित करना होगा ओल्ड और न्यू का। पहले प्राइस कितना था मेरा, पी लिख देते हैं इधर, प्राइस मेरा 7 था, अब बढ़ गया ना, तो 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और क्वांटिटी एक दूसरे का क्या होता है रिवर्स होता है, यानी यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब समझिए कि पहले कम पैसा था तो सामान ज़्यादा था, अब रेट बढ़ गया तो सामान क्या होगा कम होगा। कितना का अंतर है इसमें, 1 का अंतर है। जब 1 का अंतर हुआ तो 800 रुपया में कितना किलो कम खरीदा 10 किलो, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 kg। तो क्वांटिटी कितना खरीदा होगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 kg है तो 8 यूनिट क्वांटिटी खरीदता है, तो यानी वो कितना खरीदा होगा 8 × 80 kg, सामान तो वो 80 kg खरीदता होगा। कब, रेट बढ़ने से पहले। कह रहा है कि व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 5 kg ऑफ शुगर, ठीक है, यहाँ भी लिखा है चीनी की मूल कीमत क्या है, यानी हमें ओल्ड रेट पे बताना होगा, ठीक है। तो 80 kg के लिए जो रुपया देता है कितना देता है 800 रुपया देता है, ठीक है। तो 1 kg के लिए कितना हो गया आपका 10 रुपया हो गया। सवाल में पूछा है कि 5 kg शुगर का, तो 5 kg का 5 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। एक आपका सिलेबस में चक्रवृद्धि ब्याज भी है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को भी देख लेते हैं। ये सवाल इसी टाइप का सवाल पीटी में भी पूछा है। अगर आपको सेकंड शिफ्ट में दिए होंगे एग्जामिनेशन तो आपको पता होगा कि सेकंड शिफ्ट में इस तरह का सवाल आया है, ठीक है। मैं इसका ना एक फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको। बड़ी वाली राशि को आप m मान लीजिए, ठीक है, छोटी वाली राशि को आप n मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी वाली राशि क्या है, अच्छा अमाउंट कर देते हैं, ठीक है, अमाउंट दोनों में लगाते हैं। तो am का वैल्यू कितना है 11,232 रुपया, और छोटी वाली वैल्यू n का वैल्यू कितना है 7800 रुपया, ठीक है। अब फार्मूला क्या बना रहा हूँ मैं कि am/an, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 प्लस बढ़ रहा है ना r/100, ठीक है, और m-n, यानी बड़ा साल में से छोटा साल को क्या करना है घटा देना। सेम करेंगे तो 11,232 मेरा हो गया, नीचे कितना हो गया 7800, है ना। फार्मूला डेवलप किए तो 100 प्लस कितना होगा r/100, और 5 साल में से 3 साल गया, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, ठीक है, यानी 2। अब जब भी कोई ऐसा एग्जामिनर सवाल बनाए तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि इसका जो हम लोग तोड़ करेंगे, ये जो नीचे वाला संख्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा तो इधर में वर्ग बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्यूब होगा तो इधर में भी क्यूब कट के बचेगा। तो अगर हम इसको स्क्वायर के टर्म में तोड़ लेते हैं तो 100 मेरा इधर चल जाएगा, 78 इधर चल जाएगा, जब इसको काटिएगा तो डायरेक्ट 144 से कट जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा
100 स्क्वायर हटा देंगे, अभी स्क्वायर नहीं हटाते हैं, एक टर्म के बाद हटाते हैं, ठीक है। आर बटा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 से मेरा 12 हुआ है ना, यानी कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक है। 10 से 12 बढ़ा, 2 बढ़ा, कितने के लिए, 10 के लिए, ठीक है। तो 10 के लिए अगर 2 बढ़ा तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, इधर में भी 10 से गुना कर देंगे, इधर में भी 10 से गुना कर देंगे, यानी मेरा कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 20%, ठीक है। तो ये मेरा मैथ का 10 क्वेश्चन था। उम्मीद किए होंगे कि आप देखे होंगे, आपको कुछ आइडिया पता चला होगा कि सिविल कोर्ट मेंस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैथ का कैसा है, ठीक है। अब थोड़ा कुछ आप लोग को मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन भी जुड़ के क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बच्चे ऑफलाइन भी हैं, ठीक है। बहुत बच्चे यूट्यूब से भी हैं। यूट्यूब पर हालांकि सिविल कोर्ट के मेंस के संदर्भ में मेरा दूसरा ही वीडियो है। बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था कि स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और क्वेश्चन वगैरह सेट करने में मुझे खुद को टाइम लगता है। अगर अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं होगा तो मुझे खुद में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो ऑनलाइन वाले क्या है कि वो इस तरह 9304283279 पर मैसेज करके कर सकते हैं कि सर मैं ऑनलाइन का रेगुलर स्टूडेंट होना चाहता हूँ। उनको क्वेश्चन दे दिया जाता है, बाद में उनको आंसर दे दिया जाता है। डिस्क्रिप्टिव वो लिख के हमें पीडीएफ में सेंड करते हैं, कहाँ पे क्या कमी है नहीं है उसको उनको मैं पीडीएफ में मार्क करके भेज देता हूँ, और कैसे क्या सुधारना है। और टारगेट है कि आपको कम से कम 30 सेट करवाया जाए। 10 सेट का आपका चार्ज लगता है 300 रुपया, ठीक है। ऑफलाइन में सेट प्रैक्टिस का उतना ही आपको देना है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव भी करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास में तो उसकी आपको लग जाएगा 500 रुपया, ठीक है। टेस्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव 500 रुपये पर मंथ। सिर्फ टेस्ट है आपका 300 रुपया पर मंथ। 10 से 12 मैं दूंगा, ठीक है। मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 एक महीने में आपको करना है और डेली करना है, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ कंटेंट आता रहेगा जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर से कॉल करके मैसेज करके जुड़ सकते हैं। आपको क्या लगेगा नहीं लगेगा वो सब कुछ बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं 10 सवाल रीजनिंग के प्रति, ठीक है। तो रीजनिंग है, पहला है 1, उसके बाद 2, 6, 15, इसके बाद 56 और 92, ठीक है ना। तो हड़बड़ाना नहीं है, देखना है हमें सीरीज कैसे बढ़ रहा है। 1 से चला गया 2, यानी कितना का अंतर हो गया 1 का। 2 से मेरा कितना चला गया 6 चला गया, कितना का अंतर 4 का। 6 से मेरा कितना चला गया 15, कितना का अंतर 9 का। तो 3 टर्म में आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो अगला जो मेरा क्या होगा वो 4 का स्क्वायर होगा, यानी 16 जुड़ना चाहिए, ठीक है। फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। लास्ट तक जाके सेटिस्फाई हो लेना है, हो रहा है कि नहीं। तो इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। फिर 31 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और फिर 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 31 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 72 व्यक्तियों की पंक्ति में रमेश बाएं छोर से 15वें स्थान पे बैठा है। अच्छा देखो क्या टाइप करने वाला बैठी है लिख दिया, बैठा है भाई साहब, थोड़ा तो समझना चाहिए। तो दाएं छोर से उसके स्थान क्या होगा, ठीक है। तो ये रैंकिंग आपका देखिए, ये आपका हो गया एनालॉजी के सवाल मिसिंग नंबर में, ठीक है, डिजिट से। रैंकिंग भी है, तो जो आपका है एनालॉजी आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको बता दें हैं रैंकिंग पढ़ना है, ठीक है। तो रैंकिंग से एक सवाल दिए हैं। तो आपको तो एक फार्मूला जानते हैं कि टोटल कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी हो, लोग हो, जो भी हो, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है फार्मूला। तो टोटल कितना है 72% है। रमेश की बाएं से कितना है 15 स्थान है, 15 है। राइट निकालना है -1 होगा, ठीक है। तो क्या करना है इसी पेज में करा देता हूँ आगे। इतना देख लिया ना फार्मूला, टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, 72 टोटल है, 15 इसका किससे है लेफ्ट से है, राइट निकालना है। तो अब आगे का इक्वेशन क्या हो जाएगा, आगे का इक्वेशन हो जाएगा 72 में से इधर जाएगा तो 73, ठीक है। 73 माइनस कितना हो जाएगा 15। देखिए माइनस वाला टर्म इधर लाएँ तो प्लस जुड़ के कितना हो गया 73, 3 है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, ठीक है। फिर से कर दे रहे, ये 73 है और 15 इधर में आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, बराबर आर कितना हो जाएगा, राइट का वैल्यू निकल जाएगा। तो 13 में से 5 गया 8, यूनिट डिजिट किसका 8 है, इसका है। तो ये आंसर होगा, पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे रीजनिंग का सीरीज को बढ़ाते हैं।
कह रहा है कि 6 मित्र है। अच्छा देखिए, आपको सीटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल रहेगा, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रकार के, एक आपका लीनियर, ठीक है, और दूसरा आपको सर्कुलर। तो ये भी आपको दोनों प्रकार का सवाल डाला गया है, लीनियर भी और सर्कुलर भी, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 मित्र चारू, मनु, प्रकाश, परि, वरुण और विशाल एक वृत्त के केंद्र की ओर बैठा हुआ है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, केंद्र की तरफ है कि केंद्र के बाहर बैठा है। कितने लोग हैं? 6 लोग, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कहता है प्रकाश परि के निकटतम बाएं हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे परि है, तो निकटतम बाएं इसका कौन हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विशाल और परि के बीच में केवल वरुण है। तो परि यहाँ है, अगर हम विशाल को यहाँ रखेंगे तो बीच में प्रकाश आ जाएगा, यानी कितना का विशाल कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। तो बीच में कौन आएगा? मेरा वरुण आएगा, ठीक है। 6 में से 4 प्लेस ले चुका है। आगे कह रहा है कि चारू और वरुण के बीच में केवल विशाल बैठा है। तो वरुण, विशाल भी बीच में बैठा है, तो चारू हम यहाँ दे देंगे। तो बचा एक आदमी, कौन बच गया भाई? प्रकाश, परि, वरुण, विशाल, चारू, मनु। तो क्या है यहाँ पे कौन बैठा है? मनु बैठा है, ठीक है। अब सवाल क्या कर रहा है कि मनु के निकटतम बाएं कौन है? तो मनु भाई यहाँ है, अरे मनुआ यहाँ है। इसके बाद क्या है? चारू यहाँ पे है। तो इसके बगल में निकटतम बाएं कौन है? चारू। तो इसका आंसर क्या होगा? चारू होगा, ठीक है। चलिए अब वेन डायग्राम देखिए, जहाँ जहाँ आपको है भाई साहब, अगर आप अभी तक सीरियस नहीं हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। लग जाइए, अभी से समय बहुत कम मिलेगा। सिलेबस को एनालिसिस करिए, सिलेबस के अनुसार सेट लगाइए, वहीं आपको काम देगा। कहता है कि पुरुष है, डॉक्टर है, भाई है ना। देखो भाई, पुरुष ही क्या होगा? भाई होगा। तो जिसमें 100% श्योरिटी है, तो मान लीजिए कि पूरा पुरुष है, तो इसके अंदर क्या होगा? भाई होगा। और डॉक्टर है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन है ये है, ठीक है। वेन डायग्राम में बहुत बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि ऐसे छांट लेंगे। सिंपल तो रहता है, छट जाता है, लेकिन डेप्थ में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेना है वेन डायग्राम को, ठीक है। ये है आपका एनालॉजी से मिसिंग नंबर में, ठीक है। चाहे आप इसको अल्फ़ाबेट सीरीज भी मान सकते हैं। अब आपको इसमें वैल्यू याद रहना पड़ेगा, है ना। देखिए आई का वैल्यू कितना होता है? 9, डी का कितना होता है? 4, एन का कितना होता है? 14, ठीक है। बीच ही में गैप है, यानी इधर से हमको सीरीज देखना चाहिए था, कोई बात नहीं। ओ कितना है? 15 है, ठीक है। एच कितना होता है? 8 होता है। टी कितना होता है? 20 होता है। आर 18, जे 10 और डब्ल्यू 23। यानी इसके और इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन सा सीरीज में बढ़ रहा है, वो हमें देख लीजिएंगे। तो 15 में कितना बढ़ा? 3, 18। उसके बाद 8 के बाद कितना है? 10, यानी कितना बढ़ा? 2। और 20 के बाद कितना बढ़ा? 3। तो मुझे पता चल गया कि 3, 2 और 3 का सीरीज में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई मेरा 9 है, तो 9 के बाद 3 क्या होगा? एल होता है 12, ठीक है। तो एल से ऐसे ही एक ही चालू होने वाला, इसी को मार दें। लेकिन अगर पूरा देखना होगा तो डी मेरा क्या है? 4 है, तो 6 2 बढ़ाना है, 6 मेरा क्या होता है? एफ होता है। एन मेरा 14, अगला 3 बढ़ाना है तो क्या होगा? क्यू होगा, ठीक है। 16 नंबर, हाँ, ब्लड रिलेशन भी आपका सिलेबस में है, ठीक है। ब्लड रिलेशन इसको भी देख लेना है। कहता है एक परिवार में 7 सदस्य है, एक्स और वाई विवाहित जोड़े हैं। चलो भैया, हैप्पी वैलेंटाइन। एक्स और वाई विवाहित जोड़े हैं। कहता है एक्स एल का पिता है तो प्लस कर दो, ये ऑलरेडी माइनस हो गया, माय हो गई। कहता है कि एक्स एल का पिता है, यानी इधर एल हो जाएगा। अच्छा, एल एम जो है एल की पत्नी है, यानी ये भी पुरुष है, इसकी पत्नी कौन है? एम है। 7 में से तो 4 को भी यही हो गया। सी जो है एल का भाई है, लीजिए सी जो है एल का भाई है, प्लस वैल्यू। कहता है कि सी का पुत्र ओ है, अच्छा ओ भी हो गया, प्लस वैल्यू। कहता है पी ओ की बहन है, चलो ये बहन हो गया, माइनस वैल्यू। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पति पत्नी, ऐसे नहीं कि है ना। यहाँ पे पति पत्नी, इधर भाई, इधर क्या हो जाएगा? बहन। देखिए ब्लड रिलेशन है, आप जैसे भी आप सॉल्व करते हो वो अलग बात है। सवाल क्या पूछा है? सी पी से किस प्रकार संबंधित है? ले, इसका बेटा कौन है? ओ, और ओ के बहन कौन है? पी। तो सी पी का कौन लगा? बाप लगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल में ब्लड रिलेशन से। सिलोलिज्म, ये भी आपके पेपर में पूछेगा, सिलेबस में दिया हुआ है। तो कथन देखते हैं, सभी पेंसिलें रंग है, जो सभी रहेगा वो अंदर रहेगा। तो चलो भाई पेंसिल, ठीक है पेंसिल। उसके बाद क्या है, सभी पेंसिल रंग है, चलो भाई रंग। कहता है सभी रंग पेंट हैं, जो सभी रहेगा कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, पेंट है। ठीक है, कहता है कि कुछ पेंट चित्र है, कुछ वाला खाली क्या करेगा, कुछ भाग को टच करेगा और चित्र है। ठीक है, अब कह रहा है निष्कर्ष कि कुछ पेंसिलें चित्र है, चित्र यहाँ है भैया, अब पेंसिल यहाँ है भैया, कोई अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहता है कि कुछ पेंट रंग हैं, पेंट और रंग जो अंदर भीतर में है एक दूसरे का और बाहर में एक दूसरे का क्या है, प्रोपोर्शनल है भाई। कुछ रंग पेंट भी हो सकता है, कुछ पेंट रंग भी हो सकता है, तो दूसरा नंबर बिल्कुल है। कहता है कुछ रंग पेंसिल है, रंग यहाँ है पेंसिल यहाँ है, तो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, तो 3 नंबर क्या है, सही है। तो 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ये रीजनिंग का कुछ सवाल था, आगे भी है रीजनिंग का सवाल। 10 मैथ 10 रीजनिंग पूछेगा आपका। ठीक है, शायद ये नहीं दिखा क्या वीडियो में, हम ध्यान नहीं दिए। पेंसिल यहाँ पे है, रंग यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे शायद ना दिखा हो। कुछ जो पेंसिल है वो रंग हो जाएगा और सभी रंग क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा। और कुछ चित्र जो है, पेंट क्या है, चित्र है। तो सवाल पूछा कि कुछ पेंसिल चित्र है, बिल्कुल नहीं, पेंसिल यहाँ चित्र यहाँ। कुछ पेंट चित्र हो सकता था, कहता है कुछ पेंट रंग है, एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है रंग और पेंट, तो हो सकता है। कुछ रंग पेंसिल है तो रंग पेंसिल एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन वो क्या है आपका, लीनियर है। तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, मतलब एक लाइन में। चलिए भैया कितने लोग हैं पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। इसमें देखना है उत्तर की तरफ बैठा है, दक्षिण की तरफ बैठा है, पूरब की तरह कि पश्चिम की तरह। नक्शा तो पता ही होगा आपको, नक्शा में क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और क्या है, साउथ है। जब उत्तर की तरफ बैठा है, क्या वो था, 1 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6 आदमी हैं। कहता है कि गौरव अमित के बाएं से चौथा है। अब ये अचानक से नहीं रख देंगे, ठीक है, हड़बड़ा के कि कहीं भी उठा कर रख देंगे, पूरा पहले पढ़ेंगे। युक्ति एक कोने में बैठी है, युक्ति या तो इस कोने में होगा, नहीं तो इस कोने में होगी। ठीक है, और हातिम युक्ति के बाएं से चौथा है। अब बताइए कि अगर युक्ति के इस कोने में डाल देंगे तो हातिम बाएं और कहाँ जाएगा, यानी कहने का मतलब युक्ति इस कोने में है। ठीक है, कहता कि जैद गौरव के दाएं से तीसरे स्थान पे है, जैद गौरव के बाएं से तीसरे स्थान पे है। तो पहला लाइन में था कि गौरव और अमित बाएं, गौरव जो अमित के बाएं से चौथा है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हो गया जैद जो है गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे है। ऐसा करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि अमित यहाँ रख दें, तो गौरव 1 2 3 4, गौरव बाबू यहाँ हो जाएंगे। फिर क्या कर रहा है, जैद गौरव के दाएं तीसरे है, 1 2 3, तो जैद बाबू यहाँ हो जाएंगे। कहता है इसके बाद जैद के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, अरे भाई अभी तो हुआ ही नहीं। गौरव अमित के बाएं से कौन बैठा है, हातिम। अच्छा, हातिम जो है युक्ति के बाएं से चौथा है, 1 2 3 4, हातिम ताई इधर आई, हातिम। ठीक है, एक कोई बच गया है, वरुण बच गया, वरुण। अब मेरा ये इक्वेशन पूरा हो गया। अब इसमें देखना क्या है कि जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जैद बाबू यहाँ है। अब उत्तर की ओर सब देख रहा है, तो बाएं में एक ये हो जाएगा हातिम, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हातिम होगा। ठीक है, चलिए एनालॉगी का सवाल है। 16 का संबंध कितना है, 128 से है, तो 24 का संबंध कितना से होगा। अभी एक क्या है, सिंपल सा, अगर सबसे पहले माइंड में ही हिट करेगा कि 16 गुने 8 कितना होता है, 128 होता है ना। तो क्या कर देंगे, सिंपल 24 गुने 8 कर देना है। तो चलिए 32, 8 दूनी 16, 3 कितना हो जाएगा, 192। ऑप्शन में देख रहे हैं 192 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं।
अब क्या होता है 16 का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 256 होता है, इसमें 2 से भागा दे के देखें तो 128 आ गया जी, वेरी कर रहा है। इसका कितना होता है 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसमें 2 से भागा देंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 हो गया मेरा 288 आएगा। तो आपको थोड़ा सा सोचना है अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद रीजनिंग का लास्ट सवाल 20वां नंबर क्वेश्चन। एक यहाँ पैटर्न दिया और एक यहाँ पैटर्न दिया, कोई एक उठा लेंगे। चलिए विटनेस को ही उठा लेते हैं, WITNESS। विटनेस का संबंध किससे है, SSENTIW से है। अब देखिए S यहाँ से, यहाँ ये कर गया, E यहाँ से कर गया। अरे भाई इसका कहने का मतलब कि जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से चालू कर दिया। N इससे आ रहा है, T इससे आ रहा है, I इससे आ रहा है, W इससे आ रहा है, कोई बात नहीं। तो मेरा शब्द क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्ट में यहाँ से चालू कर देंगे, T हो जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर E आ जाएगा, फिर T आ जाएगा, फिर O आ जाएगा, फिर R आ जाएगा, फिर P आ जाएगा। ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं था, TE से एक ही चालू था, TEC से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो 10 रीजनिंग 10 मैथ। चलिए अब आते हैं 10 कंप्यूटर पर, ठीक है। और जहाँ तक कि मुझे लगेगा कुछ चीज़ें अगर हमें समझाने की ज़रूरत होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि हाँ भाई इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि कौन सा जो है वायरस, ठीक है, MS वर्ड की फाइलों को संक्रमित करता है, ठीक है। तो वायरस भी आपके सिलेबस में है, कंप्यूटर में, ठीक है। एक दिन ना मैं स्पेशल एक सिलेबस का वीडियो बनाऊंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। तो मैक्रो वायरस क्या होता है, स्पेशली MS ऑफिस में है ना, जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, पावर पॉइंट हो गया। इसमें जितने भी बनाए हुए फाइल्स हैं इसको क्या करता है, वो संक्रमित करता है। तो मैक्रो के लिए क्या हो गया, ये आपका हो गया। ट्रोजन वायरस, इसको ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन वायरस एक ही चीज़ है। पूछ देगा कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो एक प्रकार का वायरस है, समझें। और ये क्या करता है, बहुरूपिया है। जैसे आप जो एप्लीकेशन लोड किए हैं बिल्कुल उसी एप्लीकेशन की तरह हो जाएगा, उसमें छुप जाएगा और छुप के क्या करेगा, आपको घात पहुंचा देगा। समझ रहे हैं बात को, ट्रोजन हॉर्स वही है ये। इसके बाद है वॉर्म वायरस, है ना, बिना छेड़छाड़ किए हुए खुद से फैलने वाला। जैसे मान लीजिए कोई इंसान अगर कुछ करता है तो समझ में आता है कि हाँ भाई आप गलत कर रहे थे, तो यहाँ पे वायरस इन्फेक्ट कर रहा है। लेकिन वॉर्म वायरस एक ऐसा मेलवेयर है जो क्या करता है, बिना किसी इंसानी आदमी के एक्शन लिए बिना क्या करता है, कंप्यूटर की फाइलों को इंक्रीज करता रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका अगर फोटो अभी कितना है, 5 MB का है कंप्यूटर में रखा हुआ, अचानक वो 10 MB का हो गया, 8 MB का हो गया, तो 3 MB कहाँ से बढ़ा, वॉर्म वायरस बढ़ा दिया। एंटीवायरस तो जान ही रहे हैं, एंटी का मतलब क्या, अगेंस्ट किसके, वायरस के। तो ये हमें क्या करेगा, सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, बच्चा सवाल जानता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है, यूनिट। तो 3-4 यूनिट बताइए जाए। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बार कोड रीडर हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, टच स्क्रीन हो गया, बहुत सारे हैं। इसका जवाब ना आप लोग को थोड़ा सा देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में बहुत सारा है, मॉनिटर है, स्पीकर है, और आप लोग दीजिए कार्ड रीडर है, टेप रीडर है, प्रिंटर है, ये सब क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। तो इसका और इसका जवाब आप लोग को किस में देना है, आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब अगला कथी की तरफ आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसे कहते हैं, ठीक है। बढ़िया सवाल है और इसका जवाब आप लोग को देना पड़ेगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है, अभी जो हम लोग 4th जनरेशन में जो यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, एंड्रॉयड, ये किसका देन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। यहाँ कैरेक्टर इंटरफेस करेगा, ठीक है। जैसे हम कुछ लिखें, हाय हाउ आर यू, उधर से वो हमको क्या कम्युनिकेट किया, तो ये सब सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है। तो पूछ रहा है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो डेवलप किया गया था, किस जनरेशन के डेवलप किया गया था। देखिए कंप्यूटर के जनरेशन से एकदम क्वेश्चन रहता है, इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है।
जैसे फर्स्ट जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या इस्तेमाल किया गया था, ये भी पूछ देता है कि फर्स्ट जनरेशन को कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाल्व भी किया गया था, इसको वाल्व भी किया गया था, ये भी याद रखना है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में क्या था आपका इंटीग्रेटेड सर्किट था, फोर्थ जनरेशन में क्या था आपका VLSI था, और फिफ्थ जनरेशन में ULVSI हो गया। ठीक है, मतलब अल्ट्रा लार्ज हो गया। ठीक है, अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन कंप्यूटर का क्या हुआ डेवलप हो गया, जैसे ENIAC, ठीक है, और आपका हो गया EDVAC हो गया, और आपका हो गया UNIVAC हो गया, UNIVAC। ठीक है, तो ऐसे तमाम हो सकता है। तो ये आपको सिर्फ मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को आपको याद करना है। ठीक है, कि फर्स्ट जनरेशन में डेवलप्ड कंप्यूटर कौन है, फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का क्या मतलब अब इस यूज़ किया गया था, सेकंड जनरेशन में कौन डेवलप्ड कंप्यूटर है, टेन्योर क्या है, तो ये सब आपको करना काम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है चौथी पीढ़ी में किया गया। ठीक है, और इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए जो मतलब जन्मदाता माने जाते हैं, एक एलन के को माना जाता है। ठीक है, और डगलस एंगलबोर्ड को माना जाता है, डगलस एंगलबोर्ड को। और सबसे पहले 1983 में एप्पल कंपनी ने क्या किया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया था। ठीक है, कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, अच्छा, मैग्नेटिक स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोरेज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहले क्या था ना कि लोग जो है मैग्नेटिक यूज करते थे, जैसे डीवीडी कह रहे हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, तो ये सब सारे क्या थे, मैग्नेटिक डिस्क थे। ठीक है, इस पेज को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, नया पेज ला रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन है विंचेस्टर डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और मेमोरी कार्ड। अब सवाल पेपर में भी बन चुका है कि विंचेस्टर डिस्क से किसे जाना जाता है, तो HDD इसी का नाम है। हार्ड डिस्क ड्राइव इज नोन एज विंचेस्टर डिस्क, पेपर में सवाल पूछ चुका है। फ्लॉपी ड्राइव वही है, मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक टेप तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, लेकिन यह जो मेमोरी कार्ड है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मेमोरी कार्ड होगा। फिर कह रहा है कि निम्न में से कौन चुंबकीय डिस्क है। अभी सवाल ऊपर में किए कि नहीं है, तो बाकी ये सब क्या है, मेरा चुंबकीय अथी ही है, स्टोरेज है, तो यहाँ पे तो विंचेस्टर ऐसे ही छट गया। ठीक है, अब सिलेबस में आपका MS Excel 365, MS Word 365 हमेशा सामने आता रहेगा, तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चन मैं सेट में डालता रहूँगा। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, बेहतर हो सके जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा पूछता है अंडरलाइन करने के लिए, तो Ctrl+U क्या होता है, Ctrl+U। अगर आप इस वीडियो देखने के बाद MS Excel पढ़ेंगे तो Ctrl+6, Ctrl+3 और Ctrl+2 का क्या शॉर्टकट कमांड है, वो इससे क्या होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, कहता है 27 नंबर इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर जिसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, नोटपैड में लिखते हैं भाई, MS वर्ड में लिखते हैं, गूगल डॉस में लिखते हैं, डॉस से ही तो सबसे पहले आया था। लेकिन ओपन ऑफिस क्लैक जो है ये आप विद्यार्थियों को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, इसमें कोई लिखता वगैरह नहीं। ठीक है, एग्जाम का फेवरेट हाइपरलिंक। ठीक है, तो स्लाइड में हाइपरलिंक के लिए क्या होता है, Ctrl+K होता है। क्या होता है, Ctrl+K। अब बताइएगा कि Ctrl+L, Ctrl+M और Ctrl+S का क्या मतलब यूज है। ठीक है, शॉर्टकट देखिए, आपको क्या है ना कि शॉर्टकट, आपको जो कीवर्ड शॉर्टकट है वो पढ़ना पड़ेगा, फुल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर का एब्रिविएशन फॉर्म क्या है वो सब देखना पड़ेगा, तभी जाके भाई 15 नंबर उठेगा, वरना ऐसे तो फिर दिक्कत है। कह रहा है कि MS Excel का एब्सोल्यूट एड्रेस, क्वेश्चन में देखिए क्या मैंने मेंशन किया है, एब्सोल्यूट एड्रेस। तो एब्सोल्यूट एड्रेस को डॉलर से सूचित किया जाता है। ठीक है, कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपके सिलेबस में वर्ड है, एक्सेल है। ठीक है, तो ये तो CGL के भी पेपर में पूछ चुका है इस तरह का सवाल। कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल फॉर्मेट कौन नहीं है। ठीक है, तो डॉस है, लेकिन DCP नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपका अंग्रेजी का सिलेबस है 20 नंबर का। ठीक है, तो 20 नंबर में आपका एसे हो गया, ठीक है, लेटर हो गया, उसके बाद आपका प्रेसिस हो गया, फिर चाहे कॉम्प्रिहेंशन कहिए, तो 15 नंबर तो आपका वहाँ से आ गया।
लेकिन 5 नंबर जो बचता है, 5 नंबर में मुख्यतः आपका ईडियम या फिर मिसस्पेल्ड या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देता है। तो मैंने वहीं लिखा है, कह रहा कि ब्लो ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, अपने आप तारीफ करना। ठीक है, बहुत लोग मास्टर करता है ना कि हमरा से नहीं जुड़ेगा तो नौकरिया नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्रेज वन सेल्फ। कहता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, जो हम अभी उम्मीद नहीं किए, जैसे हम मालिक कमरे में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, अचानक कहीं आग लग जाए, गोली चल जाए, ठीक है, हमारे साथ ही कुछ हो जाए, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब जोर का झटका हाय धीरे से लगा। ठीक है, कहता है ए मेयर नेस्ट, है ना, कहता है कि आप अभी उधेड़बुन में होंगे, इल्यूजन में होंगे, पढ़ाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करके क्या कर लेंगे, है ना, टाइम कम मिलेगा, अगर टाइम ज़्यादा रहा तो नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। तो यही है ए मेयर नेस्ट, एन इल्यूजन, भ्रमित रहिए। ठीक है, तो ए मेयर नेस्ट क्या है, एन इल्यूजन। 2 मैंने दिया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, जैसे आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, ये लिखना है। कहता है फियर ऑफ ओपन और पब्लिक प्लेस, इसको बोलते हैं आर्गोफोबिया, आर्गोफोबिया। ठीक है, तो आर्गोफोबिया होता है, आर्गोफोबिया हो गया। तो अंग्रेजी का 5 वर्ड पावर है, जब भी सेट आएगा तो मैं 5 वर्ड पावर कराता रहूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी में दिया था मुहावरा, अंधे की लकड़ी होना, तो सहारा होना। ठीक है, आप किसी के अंधे की लकड़ी हो गए। 8 आंसू रोना, बहुत पछताना, जब कोई काम हाथ से निकल जाता है ना तो लोगों को पछताने और रोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसी चलते पढ़ाई कीजिए भाई, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना। ठीक है, मतलब निकालना। इसके बाद है उपयुक्त दिए थे। देखिए, जब रा के साथ है तो उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है। 5 नंबर दिया था पीटी में, किसमें, वर्ड पावर से। ठीक है, कि आप कैसे लिखते हैं शुद्ध शुद्ध। जागृति है तो जागृति आपको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इधर वाला रा होगा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कंप्यूटर का फुल फॉर्म लिखना है, SMPS। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई। MOEMS माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ENIAC और MICR का आप लोग को बताना है। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये 2 का आपका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अभी आपको GK GS भी आएगा 15। इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको काफ़ी हद तक मुझे जितना लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन GK के हुए दिए भाई साहब। 30 ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया, 10 मैथ, 10 रीजनिंग, 10 आपका कंप्यूटर से ऑब्जेक्टिव, 15 में इधर GK GS करवा रहा हूँ। फिर 5 मैंने वर्ड पावर बता दिया अंग्रेजी से, 5 हिंदी से, और 5 मैंने बता दिया कंप्यूटर का फुल फॉर्म, जिसमें आपको कुछ कमेंट करने के लिए बोले हैं। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, सिविल कोर्ट का एग्ज़ाम हो और कोर्ट के आदमी को आप इग्नोर कर दीजिएगा तो बुरा मान जाएगा ना। तो हमारे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एक हैं जिन्होंने एक किताब लिखा था, जस्टिस फॉर द जज। ठीक है, और उनकी ऑटोबायोग्राफी है। बायोग्राफी मतलब हम किसी ज़िंदगी के बारे में किसी का कोई भी लिख दे, जैसे मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई लिख दे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद लिखें, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। तो जस्टिस फॉर द जज, ये बुक याद कीजिएगा, रंजन गोगोई के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, रंजन गोगोई के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हैं उनके द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पेज है, अब बिहार में एग्ज़ाम हो और ऐसा यूनिक क्वेश्चन अगर ना एग्जाम में आए तो फिर मज़ा ही नहीं है। कहता है कि बिहार के मिथिले क्षेत्र में मछुआरों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो मछुआरों के द्वारा कमाला। ठीक है, जिसे कमला भी कोई को बोलता है, तो कमाला नृत्य है जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुए। कौन कौन मिथिला क्षेत्र से हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर होती है, अगर आप जानते हैं तो हाँ सब बोलिए कि हाँ इस तरह की घटनाएं होती है। 3rd नंबर में है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो राइट टू एजुकेशन। पहले मूल संविधान में था ही नहीं,
बाद में इसको 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया, ठीक है। और बाद में इसको कितना में रखा गया, 21 के ए में। अब बताइए कि शिक्षा का अधिकार भारत में लागू कब से हुआ था, डेट के साथ और ईस्वी के साथ, ईयर के साथ देना, ठीक है। इमाद उद दौला, ठीक है, इमाद उद दौला का मकबरा किस शहर में। तो इमाद उद दौला जनरली ये उपाधि है, उपाधि जो है नूरजहाँ के पिता को दिया गया था। जहांगीर के दरबार में वो मंत्री थे, नूरजहाँ के पिता। नाम नहीं बताएंगे, नाम आपको कमेंट करना है कि नूरजहाँ के पिता कौन थे जिसको इमाद उद दौला की उपाधि दी गई। और उन्हीं के नाम पे है ना, उन्हीं के सम्मान में नूरजहाँ ने आगरा में इसको बनाया था, बनवाई थी। और यह भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो पूरा का पूरा सफ़ेद संगमरमर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो नूरजहाँ के पिता का क्या नाम था, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। इमाद उद दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा है, ठीक है। चलिए, वोट देने का उम्र जो है 21 से घटाकर 18 कब किया गया, ये तो भाई पता है 1989 में किया गया, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत है ना इसको घटा के 21 से 18 किया गया था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साइंस से सवाल है, डेली लाइफ। कोशिका के केंद्र की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो डेड सेल था, ठीक है, डेड और जिंदा जो है वो कौन किए थे, लीवन हॉक किए थे। लेकिन यहाँ पे केंद्रक है तो इनका खोज किसने किया, कोशिका के केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन। कौन है, रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी, सबसे नीचे चले आइए दक्षिण में, और वहाँ पे कोच्चि जो बंदरगाह है उसी को क्या बोला जाता है, अरब सागर की रानी बोला जाता है। वस्तु एवं सेवा कर कब पारित किया गया, GST पूछेगा एग्जाम में। लोकपाल बिल कब पारित किया गया, कुछ भी दे देगा इस तरह का डेट वाला पूछेगा। तो GST पारित हुआ 2016 में, ठीक है। 3 अगस्त और 8 अगस्त को, और फाइनली सितंबर 2016 में पारित किया गया। लेकिन लागू हुआ आपका 1 जुलाई 2017 से। GST की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया। चलिए, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, आर्लेकर जी चले गए। किस राज्य के आर्लेकर जी को बनाया गया राज्यपाल, वो लिखें। और अभी जो है वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। केरल से आए हैं। लेकिन आर्लेकर जी को किस राज्य का बनाया गया है राज्यपाल, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। सेंसेक्स देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ कहीं ना कहीं, जैसे अनुच्छेद से लिया है मैंने, जनगणना से लिया है, कोई ऐसा जो योजना जो पारित किया गया हो, कोई खोज हो, जैसे कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इन्हीं सब सारी चीज़ों से लिया गया क्वेश्चन। आप पैटर्न समझिए ना और अपने से भी तैयारी करिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम निकालना। कहता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, सबसे वृद्धि कम दर है नागालैंड का। ये बेचारा माइनस में था, -0.5। सबसे ज़्यादा किसी का था, मेघालय का था, मेघालय का शायद 27.82 था। पूरा ऑल इंडिया का 17 पॉइंट समथिंग था, पूरे भारत का। केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर का था, केंद्र शासित प्रदेश में दादर नगर का 55 पॉइंट समथिंग है, दादर नगर का 50 पॉइंट समथिंग। थोड़ा डाटा चेक कर लीजिएगा। हम लोग बिहारी हैं और बिहारी का दशकीय वृद्धि कितना है, जरा इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की लोक गायिका सुप्रसिद्ध शारदा सिन्हा, स्वर कोकिला, जो बिहार से बिलोंग करते थे, बिहार के किस जिला से बिलोंग करते थे, जरा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। जिनका देहांत जो है 2024 में हो गया। एक ऐसी प्रतिभा जिसको भारत ने खो दिया, साथ ही साथ एक बिहार की बेटी, माँ बहन जो भी कहिए, एक अलग ओहदा था उनका। लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया का यही तो दस्तूर है, इस रंग मंच पर से सबको एक न एक दिन जाना ही है भाई। तो शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया 2024 में। लेकिन यहाँ पे पूछे हैं कि पद्म भूषण कब मिला। देखिए, इनको पद्म श्री भी मिला है, पद्म में पद्म श्री होता है, ठीक है, पद्म भूषण होता है। तो पद्म श्री उनको मिला था 1991 में, पद्म भूषण जो है इनको मिला था 2018 में।
और पद्म विभूषण अभी इनको मिला है 2025 में, ठीक है, घोषणा हुई। और एक है संगीत नाटक एकेडमी, जो वो आपको इनको मिला है पूरे 2000 ईस्वी में। तो इनको 4 सम्मान जो है कम से कम याद रखिएगा। किस जिला, बिहार के किस जिला से बिलोंग करते थे, ये थोड़ा याद रखिएगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स देखिए, कुछ सवाल मैं आप लोग इसलिए छोड़ता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं भाई तो कुछ कमेंट के जवाब से दीजिएगा तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ आदमी जो है एक्टिव मोड में है। जैसे अगला ही सवाल है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को, किसी भी स्टेट का हो, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री के किस अनुच्छेद के तहत क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। आर्टिकल से सवाल है आपका कि किसी भी राज्य के राज्यपाल विभाग मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। डेविस कप, थोड़ा खेल से संबंधित देख लीजिएगा, कौन कप किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप जो है वो आपका लॉन टेनिस से, किससे है, लॉन टेनिस से, ठीक है। थॉमस कप किससे संबंधित है, थॉमस कप का जवाब दीजिएगा आप। किस हार्मोन के द्वारा पौधों में कोशिका विभाजन होता है, भाई साहब साइटोकाइनिन, ठीक है, काइनिन, ठीक है, इसको भूले या नहीं। और लास्ट अपना कुंभ, ठीक है, कुंभ का आयोजन कहाँ किया, किन किन शहरों में किया जाता है। तो एक ट्रिक बना दे रहे हैं, ई न हाउ, ठीक है, ठीक है। तो ई तो इलाहाबाद होता था, अब उसका नाम प्रयागराज हो गया, ठीक है, प्रयागराज, जो अभी महाकुंभ चल रहा है, ठीक है। इलाहाबाद का बदला हुआ नाम क्या है, प्रयागराज। ना से हो गया आपका नासिक, ठीक है। हा से हो गया आपका हरिद्वार, और ऊ से हो गया आपका उज्जैन, ठीक है। यही आपका, ये देख लीजिए मेरा यूट्यूब का चैनल है ओएसिस द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। ऑफलाइन सेंटर आपकी पाठशाला कैंपस पे है, कैंपस में है, गंगा पैलेस अपोजिट V2 मॉल, नियर दिनकर गोलंबर। ऑनलाइन बैच के लिए व्हाट्सएप पे फ़ोन करके मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा लाइन है कि अगर कुछ पाना चाहते तो जुड़े, वरना खोने के लिए तो पूरी जिंदगी और दुनिया पड़ी है। फैसला आपके हाथ में, मैं तो बिल्कुल इसी तरह से काम करता रहूँगा। हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन, ये 27 तारीख वाला टेस्ट था, उसका है आपका अगला टेस्ट 29 तारीख को होगा 10 बजे से। और 31 वाला जो टेस्ट है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि कोचिंग में सरस्वती पूजा मना रहे हैं, तो इस कारण बस ये आपका नहीं हो पाएगा 31 वाला। तो 29 वाला आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।